प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए जैक और जेसीईआरटी द्वारा प्रश्न बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, उसे देखकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए एक ही चीज़ को पढ़ना है। आज हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसके प्रश्नों को समझेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है व्याख्या के साथ। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका परिचय। परिचय में सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कहता है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, तीनों ही है। इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी। अगर बोलता केंद्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या क्या है तब वहाँ हो जाता क्या, कैसे, किसके लिए। लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने दी है। तो यहाँ पर दूसरा का ए हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज किताब लिखा था और उन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग आपका रैगनर फ्रिश ने किया था। इन्होंने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटा भी था। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो आर्थिक क्रिया का प्रकार होता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, तीनों होता है, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो कुछ इस तरह का होता है। ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन इसी पर है, वक्र पर, कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो अभी देख लिए हम लोग चित्र को, ये कैसे बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है, इसलिए छठा का आपका ए हो जाएगा, बाएं से दाएं। फिर है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लोग पूछता है। तो इसका अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सातवां का डी। फिर है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। तो ये आर्थिक समस्या मूल रूप से जो है वो है चुनाव की समस्या, कि हमको कैसे उत्पादन करना है, कौन संसाधन को चुनना है। ये सारी समस्या आर्थिक समस्या में आती है। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। यहाँ 3 का जिक्र किया गया है, इसीलिए यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, 9वां का डी। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका जो निर्णय होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो 10वां का सी हो जाएगा। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखें। तो अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, मतलब कि किन वस्तु का उत्पादन करें, जिसका बाजार में आपका मांग होगा, जिसको आदमी खरीदना चाहेगा, उसी वस्तु का आपको उत्पादन करना होगा। तो हम मेरे सामने समस्या आती है कि हम लोग क्या वस्तु उत्पादन करें कि वो बिके। तो यहाँ पर पहली समस्या जो है वो है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए समस्या है कि हम जो उत्पादन कार्य करेंगे वो कैसे करेंगे, कौन तकनीक को अपनाएंगे। यहाँ तक उत्पादन करने के 2 तकनीक होते हैं, पहला है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। तो श्रम प्रधान तकनीक जो है वो क्या होता है, उसमें आदमी ज़्यादा काम करता है, और पूंजी प्रधान तकनीक में मशीन ज़्यादा कार्य करता है। तो अब जो उत्पादक है वो देखेगा कि जिसमें लागत उसको कम लग रहा है, उसी से वो अपना उत्पादन करेगा। तो यहाँ कैसे उत्पादन किया जाए ये भी एक तरह का समस्या है। यदि आपको एक गड्ढा खुदवाना है बाउंड्री कराने के लिए, तो यदि आप लेबर से काम करा रहे हैं तो मान लिया 2 लेबर लगाए हैं तो वो
4 दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक काम करेगा, तो वो हुआ श्रम प्रधान। और यदि पॉपुलेन को बुला के एक ही घंटा में गड्ढा खुदवा दिए तो वो हो गया पूंजी प्रधान तकनीक। तो अब आपके सामने चुनाव करना है कि हम कौन तकनीक से काम करवाएं। अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है। तो एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना के निर्माण सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसमें जो योजना होता है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसीलिए जो होगा योजना का निर्माण जो होगा वो सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाएगा। जैसे भारत में योजना आयोग पहले योजना बनाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था और वो काम करना 1951 से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाओं के नाम बताएं। तो 2 व्यापक शाखा कौन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को किसने बांटा है, तो रैगनर फ्रिश ने। और यही आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स का ग्रुप ए हो गया और समष्टि अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स ग्रुप बी हो गया, जो आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं। चौथा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। तो मानव कल्याण का शास्त्र है ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। 1890 ईस्वी में उन्होंने पुस्तक लिखे थे। 1890 में अपना किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, और उन्होंने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान माना था। तो मानव कल्याण हो या चाहे भौतिक कल्याण हो तो वहाँ अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। तीनों अर्थशास्त्री का याद रखना है। सबसे पहले एडम स्मिथ, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। दूसरा है आपका मार्शल, जिन्होंने भौतिक कल्याण अर्थशास्त्र को माना। और तीसरा है रॉबिन्स, जिन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान माना। तीनों का याद रखिएगा। मार्शल जो एडम स्मिथ जो है उन्होंने 1776 में किताब लिखा था ए इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन भी बोल सकते हैं। मार्शल ने 1890 में किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और रॉबिन्स ने 1936 में किताब लिखा था ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, और इन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान माना था। व्यष्टि चर के 2 उदाहरण दे। तो व्यष्टि चर के 2 उदाहरण है व्यक्तिगत फर्म और दूसरा है एक उपभोक्ता का व्यवहार। मतलब जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म व्यक्तिगत पर्सनल जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ व्यक्तिगत लग गया तो व्यक्तिगत मतलब निजी हो गया, तो यहाँ हो गया व्यष्टि। एक उपभोक्ता मतलब एक का गणना कर रहे हैं, सूक्ष्म है, तो यहाँ व्यष्टि हो जाएगा। और यही अगर समष्टि रहता तो इसमें आ जाता राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय का गणना हो चाहे बेरोजगारी का गणना हो, गरीबी का गणना हो, तो ये एक आदमी से नहीं होता है, पूरा समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वो समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण में आपका ये हो गया। अच्छा, यहाँ आगे दिया हुआ है समष्टि चर के 2 उदाहरण दे। तो समष्टि चर के 2 उदाहरण क्या है, राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर, ये समष्टि का उदाहरण है। फिर है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। तो आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं, तो आपका वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखे, देखिए अभी जस्ट बताए थे, 1776 में ये किताब लिखे थे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। 9वां नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो 2 वस्तुओं या सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। तो इसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो क्या करता है, उत्पादन संभावना वक्र है। यहाँ ए वस्तु हो गया, इधर बी वस्तु हो गया, तो 2 वस्तु के उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है कि हमको यदि ए का उत्पादन करना है तो कितना साधन लेना होगा, बी का उत्पादन करना हो तो कितना साधन लेना होगा। तो इसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें। तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपभोग करता है। मतलब आर्थिक क्रिया मतलब होता है काम करना जिससे क्या हो, हमारी जो आवश्यकता है वो पूरा हो, मेरा संतुष्टि पूरा हो, और जो मेरे पास साधन है उसका हम लोग वैकल्पिक प्रयोग कर सके। तो आर्थिक क्रिया से ही धन की प्राप्ति होती है
और जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है वो काम करने को हम लोग कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। जैसे अगर एक महिला है जो अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसका काम हो जाएगा गैर आर्थिक क्रिया। और यदि वह नर्स है और हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ बच्चों का लालन पालन करती है, तो उसका काम हो जाएगा आर्थिक क्रिया। अब लघुतरीय प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोगों को उत्पादन किया जाता है। इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। यहाँ आप तालिका देख सकते हैं, ये है उत्पादन संभावना वक्र का बिंदु ABCDEF। यहाँ x वस्तु है, ये y वस्तु है और यहाँ MRTS है जो 1:1 है, 1:2 है, इस तरह दिया हुआ है। तो ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। ये जो वक्र है ये उत्पादन संभावना वक्र है। अब यहाँ से अगर हम ऐसे ऐसे वक्र खींचते हैं तो ये सब का हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है A बिंदु, ये है B बिंदु, ये है C बिंदु, आगे बढ़ेंगे तो D बिंदु। और ये क्या कहता है, Y वस्तु और X वस्तु के उत्पादन की संभावना को A बिंदु बताता है। और ये B बिंदु कि Y में हम कमी करेंगे तभी X वस्तु को उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब Y वस्तु से संसाधन को हटाकर X वस्तु में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग B बिंदु पर आएंगे। फिर यदि हमको X वस्तु का और उत्पादन को बढ़ाना है तो हम लोग B से C बिंदु पर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि Y वस्तु में और कमी कर देंगे Y वस्तु को उत्पादन में, तभी हम लोग X वस्तु को उत्पादन में बढ़ाएंगे। वही चीज़ को यहाँ दिखाया गया है A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है? तो पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। पहला है कि इन समस्या संबंध विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बीच चुनाव की है। एक अर्थव्यवस्था में यह निश्चित करना होता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, जैसे उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु, युद्ध की वस्तु या सार्वजनिक वस्तु, शिक्षा पर व्यय या सैन्य सेवाओं पर व्यय। मतलब किन वस्तुओं का उत्पादन करना है हमको, जिसका बाजार में बिक्री हो, जिससे हमको मुनाफा हो, तो वो भी मेरे सामने एक समस्या होती है या अर्थव्यवस्था के सामने समस्या होती है। तो ये पहला समस्या हो गया, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। तो इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से। देखिए अभी शुरू में ही हम बताए थे, वही चीज़ है कि एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि वह उत्पादन की किस विधि का चुनाव करे, पूंजीगत तकनीक या श्रम गहन तकनीक। मतलब मशीन से काम करवाएं या आदमी से काम करवाएं। गड्ढा वाला उदाहरण भी दिए थे कि अगर गड्ढा खोदना है तो वो आदमी से काम कराएगा तो 4 दिन में कर रहा है, मशीन से करवाएगा तो 1 ही दिन में खोद देगा। तो वो उस पर निर्भर करता है कि इस तकनीक को चुने। यहाँ तक कि कृषि कार्यों में भी तकनीक के चुनाव की समस्या आती है। वृहद कृषि खेती करे या गहन खेती करे, एक उत्पादक उसी उत्पादन विधि का चुनाव करता है जिससे उसे न्यूनतम औसत उत्पादन लागत वहन करना पड़ता है। मतलब जिसमें लागत कम से कम लगे, खर्च कम से कम लगे, उसी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है उत्पादन किसके लिए करें। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किससे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करें कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। तो ये है उत्पादन किसके लिए करें। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में तो यही बताएंगे कि उनके लिए उत्पादन करें जो आपका सामान खरीद सके। अगला है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। तो सीमांत उत्पादन संभावना 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, या एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। कहने मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र में यदि हमको X वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है
तो हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु पर आएंगे तो यहाँ वाई वस्तु का उत्पादन में आपको कमी करना होगा, तभी आप एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। मतलब हमको एक्स का उत्पादन बढ़ाना, तो वाई में जो कमी करेंगे उसी को हम लोग सीमांत उत्पाद संभावना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इधर है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक तथा एक फर्म, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, ये हो गया। और समष्टि में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं, और इसमें संपूर्ण में मतलब बड़ा हो गया, व्यापक हो गया, और इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गई, ये सब का अध्ययन करते हैं। दूसरा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, मतलब यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है, मतलब ये व्यापक अध्ययन होता है, पूरा समाज का अध्ययन होता है, एक टोला का अध्ययन होता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तीसरा अंतर है, इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन करना है, जबकि समष्टि का उद्देश्य क्या है, तो साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उसके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करना है। चौथा अंतर है, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे आय और रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट करें। ये हुआ बाजार अर्थव्यवस्था, ये हुआ केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो पहला अंतर है, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। मतलब जो मूल्य का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा होता है, कि जहाँ मांग है, ये पूर्ति है, जहाँ आपस में मिल जाएगा वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा, मतलब मूल्य आपका ओपी और मांग और पूर्ति ओएम हो जाएगा। जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होता है। दूसरा है, इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है और इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये अंतःक्रिया द्वारा इसमें मूल्य निर्धारण नहीं होता है। केंद्रीकृत में ये सरकार द्वारा मूल्य को निर्धारित किया जाता है, इसीलिए जो उत्पादन कारक होते हैं, जो साधन होते हैं, उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तीसरा अंतर है, इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि इसमें उत्पादन जो है वो समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा अंतर है, इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों को के आर्थिक क्रियाविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, जबकि इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के आर्थिक क्रियाविधि में हस्तक्षेप करती है। पांचवा अंतर है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, जबकि इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। छठा है, अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है, मतलब आप लोग पैसा जमा करके रख सकते हैं, जबकि यहाँ पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी जाती, मतलब पैसा आप जमा करके नहीं रख सकते, पूंजी नहीं रख सकते। फिर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि बाजार अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन और रूस में क्या है, तो केंद्रीकृत या समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग समाजवादी भी बोल सकते हैं या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। तो किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ है उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से। इसका अर्थ यह है कि साधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जब साधन का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। इस प्रकार किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु का यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है, मतलब किसका एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, तो वाई वस्तु में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, तभी हम एक्स वस्तु का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं, इसको हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं। अगला है, आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। ये आर्थिक समस्या जो है वो रॉबिन्स ने दिया था
और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है, एक आवश्यकता को पूर्ण करते ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। एक समय में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब मनुष्य की जो आवश्यकता असीमित है। यदि हम पैदल स्कूल जाते हैं तो सोचते काश एक साइकिल रहता, जब आपके पास साइकिल आ जाएगा तो सोचते काश एक बाइक रहता, एक गाड़ी रहता मेरे पास। तो ये है कि आवश्यकता कभी भी पूर्ण नहीं होती, तो असीमित आवश्यकता हो गया। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो मानव की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक सी नहीं होती, अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण एवं कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। अधिक महत्व वाले आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसके लिए आपको पाने की तीव्रता ज़्यादा रहेगी, और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं उसकी तीव्रता आपके लिए कम होगी। इसमें भी आपको आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं का अर्थ है कि साधनों की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम होती है। तीसरा है सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास 500 रुपया है तो वह इससे एक शर्ट या एक जोड़ी जूता या एक किताब खरीद सकता है। मतलब आपके पास साधन क्या है? सीमित है, मतलब 500 ही रुपया है। अब इससे आप एक जोड़ा जूता खरीदिए, शूज़, या फिर आप एक टी शर्ट खरीदिए क्लॉथ, या फिर एक आप किताब खरीदिए। अब तीनों में कोई एक ही काम अगर आपको करना है तो आप इसे किस तरह बांटिएगा या कौन चीज़ खरीदिएगा, ये भी एक तरह की समस्या आ जाती है, क्योंकि ये पैसा के क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग हैं, तो ये भी एक चुनाव करने समस्या आ जाती है। और पांचवा है चुनाव की समस्या। तो सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, अतः साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए यह समस्या उत्पन्न होती है। इसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक का इकोनॉमिक्स पहला अध्याय का व्याख्या। आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। आप साइट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या साइट से उतार भी सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।